आज चाय विद राय की चर्चा में मेरे गुरुजन, मेरे शिक्षक, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, शायद एक छात्र जीवन के लिए इससे इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं हो सकती कि उनके शिक्षक किस बारे में या उनके शिक्षक से मैं चर्चा कर रहा हूं चाय विद राय में। तो सबसे पहले जो संस्कार बड़ों ने दिया है, सबसे पहले मैं उठ के इन्हें चरण छू के प्रणाम करता हूं और इसके बाद नमस्कार प्रणाम करते हुए सर सीधे बगैर किसी लाग लपेट, बगैर किसी औपचारिकता के आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि जब हम पढ़ते थे और जो अब पढ़ रहे हैं उन बच्चों में क्या डिफरेंस है? संतोष, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, तुमको मैंने 34-35 साल पहले पढ़ाया था, आज भी तुम सारा स्मरण, मेमोरी और सबसे बड़ी चीज है बॉडी लैंग्वेज होता है। जब तुम मुझे देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 34-35 साल पहले देखते थे वैसे आज भी देखते हो। और सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि 34-35 साल बाद तुम चाय विद राय में अपने इस टीचर को याद कर रहे हो। और मेरे पिता बहुत अच्छी बात कहते थे कि किसी अच्छे इंसान को अगर पहचानना है तो उससे ये बस बातचीत करके समझने की कोशिश करना कि वो अपने टीचर के विषय में कैसी राय रखता है। अगर वो अच्छा इंसान होगा तो टीचर के विषय में अच्छी राय रखेगा, चाहे टीचर कैसा भी हो। और अगर वो नहीं है तो उसका मतलब वो अच्छा इंसान नहीं है। तो इट शोज एवरीथिंग। तुम पुरानी पीढ़ी के हो और बिल्कुल उसी तरह से मैंने कहा ना कि पुराने बच्चे पैर, अभी आपने चरण स्पर्श किया हाथ से, लेकिन तुम एक्चुअली आंखों से चरण स्पर्श करते हो, तुम उस पीढ़ी के बच्चे हो। और आज के बच्चे जो केवल हाथों से ही करते हैं, आंखों से नहीं करते। तो ये मेन डिफरेंस आज की और पुरानी पीढ़ी। ये है हमारे गुरुजन प्रमोद शंकर शर्मा जी। और मेरे लिए बड़ा मतलब आज मैं पहली बार थोड़ा सा विचलित भी हो रहा हूं और मुझे कहने में कहीं कोई झिझक नहीं है यूथ को कि अपने गुरुजन के सामने बैठ के गुरुजन से प्रश्न करना, जिसने पूरी जिंदगी हमसे प्रश्न किया, आज हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा एक खूबसूरत क्षण है, खूबसूरत माहौल है। सर, इसके पहले राजेश चौहान जी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर थे, वो भी चाय विद राय की चर्चा में आए थे। वहां पर उन्होंने आपका नाम लिया था कि हमने प्रमोद शंकर शर्मा जी से बहुत कुछ सीखा है। तो आप राजेश चौहान जी के सफर के बारे में थोड़ा सा अगर बताएं कि वो कैसे बच्चे थे और कैसे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाया। देखो बेटा, सबसे पहली बात तुमने कहा कि प्रश्न पूछ रहे हो, ये मेरा सौभाग्य है कि ये उपलब्धि है मेरी कि संतोष राय मेरे से प्रश्न कर रहा है। मैं राजेश से बात शुरू करता हूं। जब राजेश इंडिया खेल कर आया तो अक्सर क्या होता था, जब फंक्शंस वगैरह होते थे क्रिकेट के तो वो बैठा रहता था, तो मैं स्टेज पे बैठता था और वो नीचे सामने बैठता था। जब वो इंडिया खेल के आया तो वो स्टेज पे बैठा था और मैं नीचे बैठा था। और मुझे बुलाया उसका सम्मान करने के लिए, फिर उसके बाद मुझे बोलने के लिए बुलाया। ये तुमको मैं 93 की बात बता रहा हूं बेटा। तो बुलाया तो मैंने उसी क्षण ये बात कही थी कि शायद ये सबसे मेरे लिए गौरवशाली क्षण था कि शिक्षक अपने विद्यार्थी का सम्मान कर रहा है। ये तो बड़ा कॉमन सा चीज है, विद्यार्थी तो शिक्षक का करते ही है, लेकिन बहुत कम शिक्षकों के जीवन में वो गौरवशाली क्षण आते हैं जो अपने विद्यार्थी का सम्मान करता है। तो राजेश चौहान, संतोष राय उसी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। और जहां कहीं भी मैं देखता हूं, जैसे तुम्हारा जिक्र जब भी आता है तो हमेशा कहता हूं कि भाई देखो, एडमंड हिलरी सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़ा, उसके बाद 400-500 लोग एवरेस्ट पे चढ़ गए। आप उसे नाम पूछोगे, मैं किसी का नाम नहीं बता पाऊंगा। पहला कौन चढ़ा? एडमंड हिलरी, तेनजिंग नोर्गे। तो छत्तीसगढ़ में कॉमर्स की कोचिंग सबसे पहले किसने शुरू की? संतोष राय ने। उसके बाद तो हजारों संख्या में बिलासपुर दुनिया ढूंढोगे, लेकिन कोई नाम नहीं बता पाएगा। तो एक्चुअल में तुम्हारे साथ प्राउड फील करने का कारण एकमात्र यही है कि तुमने लोगों को शायद उस चीज को महसूस नहीं करते। मैं थोड़ा सा इमोशनल पार्ट है, फिलोसॉफिकल तरीके से चीजों को देखता हूं। कॉमर्स को पॉपुलर करने में तुम्हारा बहुत योगदान है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो शायद साइंस पढ़ के ही निकल जाते, तुमने ऐसे विद्यार्थियों को कॉमर्स की तरफ मोड़ा और उन्होंने कॉमर्स को रिच किया, परफॉर्मेंस अच्छा दिया। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स थे उनमें मोटिवेशन आया, मैंने यार कॉमर्स पढ़ना चाहिए। ये चीज दिखती नहीं है, ये मैंने महसूस किया। अभी तुमने राजेश चौहान की बात की बेटा, बहुत लंबी कहानी है वो, तो मैं उससे 1985 से जुड़ा हुआ हूं। शायद तुमसे जब जुड़ा तकरीबन तभी उससे जुड़ा। तो कॉलेज में आया, एडमिशन वगैरह का प्रोसेस वो लंबी, मैं बस 1-2 लाइन में उसका जिक्र कर देता हूं कि राजेश चौहान कैसे बना। और ये सारे जितने विद्यार्थी हैं
जो सुन रहे हैं या कभी तुम भी जिक्र कर सकते हो इस घटना का, मई का महीना था और गोपाल राव उनके कोच थे। तो होता यह था कि मैं 35 स्ट्रीट में रहता था सेक्टर 6 में। तो राजेश, जैसे तुम्हारे अंदर गुण है अपने शिक्षक का सम्मान करने का, तो मेरा वो टिफिन लेकर आता था। मैं बैचलर था, हाउसिंग बोर्ड से 14-15 किलोमीटर साइकिल चला के आता था, तो मेरे को टिफिन देता था। मैंने बहुत मना किया लेकिन मानता नहीं था कि सर कैसे खाएंगे। तो बना के मुझे टिफिन देके फिर वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करने चला जाता था। 1-2 घंटे मेरे घर पर रुकता था, 3-3:30 बजे प्रैक्टिस में। गोपाल राव आते थे, हर दिन ये जाता था। एक दिन क्या हुआ, उस दिन टेम्परेचर 47-48 का था, गर्मी का महीना था मई में। 4 बजे से इनका शेड्यूल होता था, 12:30 बजे मेरे पास आता था। हम लोग दोनों मिलकर खाना खाते थे, तो ये चला जाता था, मैं घर पे रेस्ट करता था। समर वेकेशन छुट्टियां रहती थी, तो ग्राउंड चला गया। तो मैं बोला राजेश 47-48 टेम्परेचर है, तो यार ये करीब 86-87 की बात होती है। मैंने कहा तू यार ये आज मत जा प्रैक्टिस करने। नहीं सर, प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकता मैं, प्रैक्टिस जरूर जाऊंगा। और मेरे कोच गोपाल राव आ जाएंगे, कितना खराब लगे वो आ जाएंगे, सर मैं नहीं जाऊंगा। उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, तो ये चला गया। साइकिल से आता था, साइकिल से निकल गया। करीब 1-1.5 घंटे बाद 4:30-5 बजे ग्राउंड से एक लड़का दौड़ते हुए मेरे पास आया। अरे सर वो राजेश शर्मा बेहोश हो गए। मेरे पास लैम्बरेटा करता था, लैम्बी जिसको बोलते। तो मैं दौड़ते हुए ग्राउंड गया, तो उसकी नाक से खून निकल रहा था। क्यों, मैंने क्या हुआ? तो उसने क्या करा, टेम्परेचर 47-48 था, तो ग्राउंड के चक्कर लगाए। तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, और उस दिन गर्मी की वजह से गोपाल राव आए नहीं, कि गर्मी ज्यादा है। मैंने क्या बोला राजेश, कैसे? फिर बताने लगा सर ऐसे मैंने लिया, थोड़ा हीटअप हो गया हूं सर वैसे। मेरे ख्याल से उसी दिन तय हो गया था कि राजेश चौहान इंडिया खेलेगा। तो हर विद्यार्थी को मेरा संदेश यही रहता है कि मेहनत से कभी भी जी मत चुराओ, और वही करो जिसमें मन लगे, और फिर उसको पकड़ो, दिल से करो। जैसे मैं बिल्कुल दिल का टीचर हूं, मैं बिल्कुल दिमाग से नहीं पढ़ाता, इसलिए कई बार मेरे लेक्चर भटक भी जाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कोऑपरेट करते हैं, तो दिल की बात है फिर अलग तरीके से उल्लास से। क्या बात है। ये है मेरे गुरुजन श्री प्रमोद शंकर शर्मा जी। एक टीचर ही एक ऐसी शख्सियत है माता पिता के बाद, जो अपने बच्चों को, अपने छात्र को आगे बढ़ते हुए देखती है, जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में राजेश चौहान, और मैं तो खैर एक शिक्षक ही बन रहा हूं, मेरी चर्चा की। शर्मा सर जब आप पढ़ाते थे तो हम लोग के समय में पूरे बच्चे भले कोई पीरियड अटेंड करें चाहे नहीं करें, आपकी क्लास में सब हम लोग पहुंच जाया करते थे। क्या आज भी वो पार्ट मेंटेन है या कहीं कुछ चेंज हुआ है? मेरे ख्याल से वो मैंने मेंटेन किया हुआ है। हाँ, और संतोष, मेरी टीचिंग का जो तुम भी जानते हो, हमारे सामने तो मैंने सीखा है पढ़ाना, क्योंकि 82 में आया था, उन 85-86 में शायद तुमने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो उतना चीजें नहीं थी। कई बार मुझसे पूछते हैं आपकी टीचिंग का अचीवमेंट क्या है, तो मैं बस 1-2-3 चीजों का जिक्र करता हूं। तो क्या हुआ था बेटा, एक किस्सा मुझे याद आता है, 7-8 साल पहले का है। एक मेरा विद्यार्थी था स्वरूप करके, तो वो मेरे पास सुबह आया, बोले सर कल मैं मरने से बच गया। कैसे बच गया? अरे बोले सर मेरा बड़े भाई से लड़ाई हो गया था, मैं गुस्सा हो गया और मैं वो भिलाई नगर जाकर रेलवे पटरी पर जाकर लेट गया था। लेकिन सर मैं लेट गया, थोड़ा गाड़ी आने में देर हो गया, लेकिन मुझे आपका एक लेक्चर याद आ गया सर क्लास का, तो मैं उठ के चला आया। मैंने क्या लेक्चर याद आया? तो बोले सर आप इससे मेरी टीचिंग तुम समझ जाओगे कि तुम तो पढ़े भी हो, जानते भी हो, अभी भी वही चल रहा है। बोले सर आपने एक बार क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कहा था कि आत्महत्या कायर लोग करते हैं, डरपोक लोग करते हैं, जो साहस होता है, जिनमें करेज होता है, वो फाइट करते हैं, और भी बहुत कुछ आपने बोला था। ये लगभग तुमको मैं आखिरी में बता रहा हूं। तो मैं उठकर चला आया सर, वो लेक्चर आपका याद आ गया। तब मैंने महसूस किया कि मैं, यही मेरा अचीवमेंट है कि किसी को मैंने जीना सिखा दिया। और मेरी टीचिंग भी वही होती कि मैं जीना सिखाता हूं, मरना नहीं सिखाता, कि कैसे जीना है जिंदगी को, मुश्किलें आएंगी, सब कुछ आएंगे। कई बच्चे पूछते हैं सर ऐसा, तो मैं कहता हूं यार जब मर गए तो कुछ सुख दुख का कोई रीजन ही नहीं रहता। जिंदा हो तभी भूख लगेगी, तभी प्यास लगेगी, तभी दुख है, तभी दर्द है। ये नौजवान को दर्द हो रहा है, मर जाओगे तो क्या है? तो जिंदा रहते इन सब चीजों का आनंद लो। सब मेरे साथ भी है, तुम्हारे साथ भी है। संतोष ने, तुमने कम संघर्ष होना किया संतोष, मैं तो यहां बोल नहीं सकता, तुम्हारा संघर्ष तो बहुत ही अलग है। कितने निकले हो तुम, क्योंकि तुमने उनका सामना किया। ये बात अपने विद्यार्थियों को बताया करो। जो मैंने कहा ना, टीचिंग केवल मेरिट में लाना नहीं होता है।
मेरिट में लाने के बाद मैंने कई बच्चों को भटकते हुए देखा है। आप जिस स्थिति में हो बस खुश रहो, उसी अंदाज में जियो। मेरी मां ने किसी ने पूछा था एक बार, इसको आप क्या बनाना चाहती हैं? शायद वही संस्कार है मेरे अंदर। बोले घास कूदने वाला बने लेकिन इंसान बने। मैंने पूरा प्रेशर रिलीज कर दिया उन्होंने बनाने से। कभी नहीं कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना तुम, ये आर्ट प्रधानमंत्री बन जाना। घास कूदने वाला बनना लेकिन इंसान बनना, बस ये याद रखना। वो वही मेरी टीचिंग का हिस्सा है बच्चे, वैसे ही मैं पढ़ाता हूं। मेरी कोशिश है कि समाज को अच्छे नागरिक मिले, वही बस उसी अंदाज में पढ़ाता हूं। आज चाइल्ड क्राइम में जो चर्चा चल रही है, शायद ये पहली बार ऐसी चर्चा है जो दिल से दिल का तार जोड़ने वाली चर्चा है। यूथ इस चर्चा को, इन बातों को बड़े अच्छे से सुने, समझे और समझने की कोशिश करें। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि सर, क्लासरूम में कई बार उद्यमी बच्चे होते हैं, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासरूम में कुछ अलग सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपके इस 34-35 साल के एजुकेशन के करियर में ऐसा कभी कुछ हुआ? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन जैसे एक दो इंसिडेंट का मैं छोटे छोटे जिक्र करूं, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक जिक्र ये कि मैं क्लास में गया, एक बच्चे ने सीटी बजा दी। सीटी बजा दी तो मैंने कहा भाई किसने सीटी बजाई है? तो नॉर्मली कोई बच्चा खड़ा नहीं होता। लेकिन ये जो सब चीजें होती है ना, ये हमको और मैच्योर करती है हमारे प्रोफेशन को। हम कहते हैं ना शैतानी करी बच्चे ने, वो टीचर के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, उससे उसको टेक्निक का तरीका मिलता है। तो मैं गया क्लास में, मैंने कहा देखो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा खड़ा हो जाएगा और जिसने सीटी बजाई है, मैं उसको कुछ बोलूंगा भी नहीं। बस मैं देखना चाहता हूं कि इतना साहस किस बच्चे में है। जो टीचर है और शर्मा सर आ रहे हैं और वो सीटी बजा रहा है, वो साहसी बच्चा है। मैं उसको मैं पॉजिटिव दिशा देना चाहता हूं, हमारे साहस। मैं खड़ा हो गया, 20-25 मिनट हो गए, 40 मिनट का पीरियड होता है, बस जब 5-10 मिनट में जाता वो खड़ा हो गया। तो सर मैंने सीटी बजाई, तो मैंने कितना देर कैसे लगा सोचने में, सर डर था अंदर। बस वहीं से उस बच्चे का तकदीर बदल गया। जो बच्चा शैतान बच्चा था ना, उस दिन के बाद मुझे कुछ नहीं समझाना पड़ा। बस मैंने 5-7 मिनट उसके लिए मैंने कहा अब ये जो साहस दे रहा है इसको पॉजिटिव बना, किसी गरीब की मदद कर दे, किसी बेसहारा की मदद कर दे, माता पिता का सहारा बन जा, बड़ा भाई है तो छोटे भाई की मदद, बस वो एक बदल गया। एक और विद्यार्थी था मेरा, कुछ चीजें हमको करनी पड़ती हैं, मैं नाम नहीं लेता उस विद्यार्थी का, अभी भी मेरा बहुत क्लोज है और बहुत अच्छा इंसान है। वो एग्जाम दे रहा था, एक पुलिस आ गई, ये 89-90 की बात होगा करीब। वो कोई सब इंस्पेक्टर आए और बोले कमरे में ड्यूटी कर रहा था एग्जाम में, वो आके खड़े हो गए, पुलिस को निकालिए, अरेस्ट करना है। तो मैंने कहा कहाँ है आपके पास वारंट, ये वो? नहीं उसमें तो हमें बस इसे मारपीट करके दे जाए। नहीं, मैंने कहा आप पहले तो कॉलेज प्रेमिसेस में कैसे घुसे? अब मैं आपसे कानूनी भाषा बात कर रहा हूँ क्योंकि आप इलीगल चीज कर रहे हैं। ऐसे सामान्य तौर पर आएंगे तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा। नहीं सर आप कर रहे हैं और ऐसा है वैसा है, मैं आपको देख लूंगा। मैंने कहा देखिए जब आपको देखना होगा मुझे देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल ये कमरे के अंदर विद्यार्थी इसको मैं देख रहा हूं, और आप कमरे के अंदर परीक्षा के दौरान आप कहीं भी पता कर लीजिए, कोई भी कानून पुलिस प्रवेश नहीं कर सकती है। आज जब ये बाहर निकलेगा तब आप इसको अरेस्ट कर लीजिएगा। नहीं सर ये आप बहुत अपराधी को बचा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और वो लड़का पूरा कन्वर्सेशन सुन रहा था कि मेरा शिक्षक मेरे लिए कैसे फाइट कर रहा है। ये अभी तक मेरे साथ वो चीज है, जब भी कोई कॉलेज में कोई इंसिडेंट कुछ होता है मैं हमेशा खिलाफ रहता हूं पुलिस ना। अगर पुलिस आ गई तो हमारा रोल क्या है? पुलिस तो डंडे से समझाते हैं, तो आंखों से समझाते हैं ना, और आंखों का ही असर लंबा होता है बेटा। डंडे का असर तो आप जानते हैं कि थाने में मार खाने के बाद, जेल जाने के बाद वो बड़ा अपराधी बन के निकलता है। तो मेरी पूरी कोशिश उसी तरफ रहती है कि 7-8 दिन पहले भी एक बच्चे की कंप्लेंट हो रही थी थाने में, मैंने जैसे मुझे पता चला मैंने तुरंत रोका, मैं उससे बात करूंगा। सेक्टर 7 में लड़का रहता है, उसके घर चला गया, पूछा उससे क्या दिक्कत है भाई, तू क्यों ऐसा करता है, क्या करता है, क्या परेशानी है? गरीब घर है, किताब कॉपी नहीं, अरेंज कर दिया, ठीक हो बात होगी, माफी मांग ली, जिसको मारा था पीटा था, जिससे बहस किया था। तो शिक्षक का यही रोल है समाज में। मेरे फादर पुलिस में थे, वो बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले कितना भी बड़ा गुंडा बदमाश हो, ये पिता से मेरे को संस्कार मिला,
बोले एक सिपाही से डरता है, और कितना भी बदमाश विद्यार्थी हो अपने शिक्षक की इज्जत जरूर करता है, और शिक्षक को सिलायत बन जाना चाहिए। क्या बात है, बस यही बेटा, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह से चीजें देखता हूं मैं अंदाज में। मैं पनिशमेंट नहीं देता, सजा नहीं देता, प्यार करता हूं बस अपने विद्यार्थियों को, जैसे तुमसे प्यार करता हूं ऐसे सारे विद्यार्थियों से वैसे ही प्यार करता हूं। सर, आप कॉमर्स की दुनिया के हैं, कॉमर्स में आपने शिक्षा ग्रहण की, कॉमर्स एक करियर रूप में रह के शिक्षक बने। शायद शिक्षक नहीं बनते तो शायद समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता। ये भगवान की मर्जी थी जो आप जैसे शिक्षक आज छत्तीसगढ़ में हैं और कल्याण कॉलेज में हैं। आपने अपने बेटे को साइंस लाइन में ले गए, साहिल शर्मा, उन्होंने बीटेक और एमबीए किया, इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। तो बच्चे को एक जैसे नॉर्मली कहा गया है कि जैसे कॉमर्स वाले कॉमर्स, नेता का बेटा नेता, ऐसा तो आपके मन में कहीं कॉमर्स को लेकर था या शुरू से साहिल साइंस लेना चाहता था? इस बच्चे के इस बात के लिए मेरा बच्चा मुझसे आज भी शिकायत करता है, और ये मेरा कॉम्प्लेक्स था, मैं तुम्हारे सामने स्वीकार कर रहा हूं। एक्चुअली बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, आईआईटी में भी हो गया, और उस बच्चे ने मुझे बोला भी था कि मैं बीकॉम और सीए करना चाहता हूं। मैंने तवज्जो नहीं दिया, उसको ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा तुम साइंस में इतना अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, क्यों कॉमर्स में आना चाहते हो? उसने ये भी कहा मुझसे, मैं आज बता रहा हूं कि आप लोग कहते हैं कि शर्मा सर टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक ठाक पढ़ाते हैं। मुझसे एक वर्ड बोला था, मैं कल्याण कॉलेज में आपसे पढ़ना चाहता हूं, तो वो सुनता होगा मेरे विषय पर पढ़ाई लिखाई कैसे पढ़ाता हूं। मैंने उस पर भी तवज्जो नहीं दिया कि बहुत कम होता है कि बच्चा अपने फादर से पढ़ना चाहे आज के समय में। वो बातें मुझे बाद में बहुत याद आई, और इट वॉज माई मिस्टेक। और वो खुद कहता है कि अगर आज मैं बीकॉम और एमकॉम या कुछ सीए करता तो मैं आज आपके साथ रहता। इस आईआईटी ने, इस इंजीनियरिंग ने मुझे आपसे दूर कर दिया। जो आप मिस कर रहा हूं मैं, वो बहुत इमोशनल बच्चा है, वो माता पिता के साथ रहना चाहता था, मैंने उसको पढ़ा के अपने से दूर कर दिया। वो तो रहना चाहता था, तो कहता मैं सीए रहता तो मैं यही प्रैक्टिस करता, यही चीजें करता। जितनी जो मैंने आईआईटी में किया वो मैं सीए में भी कर लेता, दिमाग तो उतना था ही मेरे पास। मुझे उसने कन्विंस किया, लेकिन आपने मुझको भरोसा नहीं किया, आपको, क्योंकि आपको अपने पे भरोसा नहीं था, तो आपने मेरे पे भी भरोसा नहीं किया। और मैं उसके लिए कभी भी थोड़ा सा मुझे बड़ा फील होता है कि मुझसे मैं नहीं कर पाया। लेकिन बेटी के समय में मैंने सुधार लिया। मैंने तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा मैं कॉमर्स पढ़ूंगी, तो मैंने कहा कॉमर्स दिलवाया उसको। वो भी पढ़ने में ठीक थी, साइंस को मिल रहा था, मैं नहीं कॉमर्स, फिर क्या करेगी, बोले एलएलबी करूंगी, एलएलएम करूंगी। उसने कहा क्या करूंगी, बोले सर टीचर बनूंगी। ये अंदाज है हमारे पीएस शर्मा, मेरे गुरुजन का। गलती को भी सहस्त्र स्वीकार करना, या यूं कहूं मिस्टेक को भी सहस्त्र स्वीकार करना। शायद हम लोग भिलाई में रहते थे और भिलाई स्टील प्लांट के धुएं को देख करके अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, और वहां से जब कोई भर्ती होता था तो सेक्टर 9 हॉस्पिटल, एक जो सड़क जोड़ती थी, वहां हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते थे। बीच का एरिया जो कॉमर्स का था वो काफी खाली था, जिसे हम देख नहीं पाते थे। और एक बेबाकी अगर या खूबसूरती या सहस्त्र किसी चीज को स्वीकार करना है तो मेरे गुरुजन से देखिए, सीखिए और समझिए कितने खूबसूरत अंदाज में अपनी बातों को स्वीकार किए कि साहिल को मैंने दूर कर दिया, आज वो दूसरा मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने वो बात आगे भी दोहराई कि पलक शर्मा बीकॉम एमकॉम करके, एलएलएम करके, वह बच्ची भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने करियर को स्टार्ट कर रही है। और मुझे सौभाग्य में मिला है उस बच्ची का, जब लॉकडाउन चल रहा था तो पलक शर्मा का एक लेक्चर भी हम लाइव रखवाए थे, ऑनलाइन रखवाए थे। सर, मैं ये आगे आपसे चर्चा के दौरान एक बात सबसे इंपॉर्टेंट पूछना चाहूंगा कि यूथ को अगर बोलना हो, ये बहुत कठिन है, तो 2-3 लाइन में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं क्लास में रहता हूं संतोष, तो 17 से मैक्सिमम 23 साल के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। शायद जवानी का राज भी यही है, तुम्हारे साथ भी वही है। जो बच्चे आते हैं सब 17 से 23 साल के होते हैं, यूथ ही रहते हैं, और बहुत डिफरेंट होते हैं सब बच्चे। कब एक्चुअली होता क्या है कि पढ़ाते हैं, क्लास तो एक जैसी लेते हैं, लेकिन हर बच्चा डिफरेंट होता है। जैसे हिंदुस्तान है तो हर धर्म जाति के लोग हैं, बहुत कठिन काम है हिंदुस्तान जैसे देश में लीडर बनना और सारी कम्युनिटी को अपने साथ रखना। क्लास में जब मैं जो पढ़ाता हूं लेक्चर में, तो मेरा नॉर्मल जो मैसेज बच्चों के साथ रहता है, जो कनेक्शन मेरा रहता है, वो जो एवरेज बच्चे रहते हैं उनके साथ ज्यादा रहता है कनेक्शन मेरा। कारण क्या रहता है कि मुझे मालूम है जो मेरिट में आने वाला बच्चा है संतोष,
अच्छे से समझते हो वो सेल्फ स्टडी करता है, पढ़ता है, लिखता है, सारी चीजें। अब जो एवरेज बच्चे होते हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन होता है और फिर बच्चे बच्चों के साथ बैठते हैं, तो नॉर्मली मेरा फोकस उन्हीं बच्चों पर रहता है और मैं उनको एक ही चीज कहता हूं कि आज के बच्चों में जो सबसे बड़ी चीज है वो है फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन क्या है? चूहा दौड़ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और उसी चक्कर में आप सुनते हैं, केसेस सुनते हैं, सुसाइड कर लिया, कोई पागल हो गया। अभी जनवरी में मैं एक आर्टिकल पढ़ा था 2014 में कि 28 बच्चों ने सुसाइड किया बॉम्बे के अंदर। तो तब से मेरी टीचिंग में वो पार्ट भी जुड़ गया। तो मेरा मैसेज उन बच्चों के लिए ज्यादा होगा, तो मैं बस यही यूथ को मैसेज दे रहा हूं कि चीजों को बहुत सीरियसली ना लें। क्या तुमसे एक बार मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा था जीवन में थोड़ा सा मेरा मैसेज लापरवाह होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा अलर्ट रहने से तबीयत खराब हो जाता है, हर समय अलर्ट नहीं रहना है। मेरा जब मैं क्लास में भी रहता हूं मेरा अंदाज बहुत रिलैक्सेशन वाला रहता है, कई बार टेंशन में रहता हूं लेकिन बच्चों के सामने मैं रिलैक्स होकर जाता हूं। तो मेरा मैसेज यही है कि एकदम आराम से रहिए। ये जो है ना यही आपको बनाएगा, ये अच्छा इंसान बनाएगा, ये कैरियर बनाएगा। यानी दिल आपको अच्छा इंसान बनाता है, दिमाग आपका कैरियर बनाता है। तो कैरियर ये जो आईक्यू है ये सबका 1GB है, 2GB है, 4GB, कोई बाबू बनेगा, कोई चपरासी बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई संतोष बनेगा, कोई राजेश चौहान बनेगा, सब अपने अलग अलग। लेकिन हर हाल में हमको खुश रहना है, क्योंकि अभी जैसे हमारे माता पिता हमारी चिंता नहीं करते थे, संतोष कुमारी भी चिंता नहीं करते थे, फिर भी कुछ ना कुछ तो बन गए ना। आज इतनी चिंता करते हैं लेकिन बच्चों के पास जाओ तो बस रोते पीटते मिलते हैं। और मेन वही मैंने बताया, एक ही मैसेज है, सहज और सरल रहिए, चीजें जैसे आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करिए और हर हाल में कैसे खुश कर सकते हैं, क्योंकि जितना सहज और सरल रहेंगे आप उतना अच्छा बनेंगे। फिर से अपनी मां की एक बार, उत्साह जो है मनुष्य का भाग्य बनाता है। तो सहज और सरल जब रहते हैं ना तभी उत्साह बना रहता है। तो जहां किसी तनाव में आएगी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है, तो फिर आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। मुझे एक छोटी सी तरह को बात बताता हूं। एक फंक्शन में मैं बैठा हुआ था, अरविंद जैन बैठे हुए थे, BEC वाले भाषण देने खड़े हुए। इसको प्रशंसा में मत लेना बेटा, ऐसे ही सामान्य बता रहा हूं। तो बोले मुझे शर्मा सा जैसा बनना है। मैं चौंक गया एकदम। मैंने कहा तो मेरी बारी है, मैंने मेरा मन तो कभी नहीं किया कि मुझे अरविंद जैन बनना है, आज तक नहीं किया जैन साहब। तो उन्होंने कहा कि मैं जो आपकी लाइफ स्टाइल में जो मस्ती देख रहा हूं, भूलता हूं जो मस्ती देखता हूं, पता नहीं सब कुछ हमारे पास लेकिन वो है नहीं हमारे पास। तो मैं वो चीज अगले जन्म में पाना चाहता हूं जो मैंने इस जन्म में मिस कर दिया। तो मैं असफल तो नहीं हूं, ठीक हूं, संतोष राय जैसा नहीं हूं, लेकिन फिर भी खुश हूं अपने अंदाज में। मैं किससे खुश हूं कि मैंने संतोष को पढ़ाया, ये भी तो संतोष है कि संतोष जैसा विद्यार्थी मुझे मिला। लेकिन कई लोग तो मैदान में रही यार संतोष तो ऐसा कर रहा है यार, अरे हम तो यार ऐसे फिसड्डी रह गए। ये चीज बस मैं अपने विद्यार्थी में नहीं आने देना चाहता कि हम किसी से फिसड्डी रह गए। जो है जैसे है उसको एक्सेप्ट करिए। फिर एक लाइन यूथ को संदेश है, सहज और सरल रहिए, जो है ये उतना ही मिलेगा इससे, बस यहां से खुश है। सहज और सरल रहिए। लॉकडाउन में बच्चे थोड़े परेशान हुए सर, इस लॉकडाउन को एक आप अपॉर्चुनिटी लेते हैं या मतलब इसमें जो बच्चों के साथ जो हुआ है इससे कैसे उभरे? देखो इसमें 2-3 बातें हैं संतोष, ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत ब्रीफ में बता देता हूं। लॉकडाउन से फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदा ये हुआ, जैसे मैं पर्सनल बात करूं, जो मैंने चीजें इस लॉकडाउन में सीखी, इंटरनेट, कंप्यूटर, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली हुआ। शायद अगर लॉकडाउन में होता तो मुझे 5 साल लगते हैं सब सीखने में, तो 5 साल पहले मैं वो चीजें सीख गया। आज मैं बहुत सारी चीजें कंप्यूटर पर इधर उधर कर लेता हूं एज ए टीचर, क्योंकि ऑनलाइन जाना था। ब्रीफ में बता रहा हूं एकदम। दूसरा नुकसान ये हुआ कि क्लास, हम बोलते थे यार छोटे बच्चों से मोबाइल दूर रखो, जब तक 11th में नहीं आए मोबाइल मत देना। क्लास 1-2 के बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया। अब इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो तुम रहते हो रीड करना, कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से अटैच हो गए। बहुत सारी चीजें, यानी एक 6 साल का बच्चा एकदम 16 साल का हो गया, समझ में ना? 18 साल का बच्चा एकदम 25 साल का हो गया। हमारे जैसा 60 साल का आदमी 30 साल का हो गया। दोनों चीजें उम्र का। तो बताने का मेरा कोशिश ये है कि फायदा ये हुआ कि हम समय से जो ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, उसमें ये चीजें आनी चाहिए।
लेकिन एक उम्र के हिसाब से आनी चाहिए। तो उम्र से पहले जो हमने चीजें सिखा दी है, खुद माँ बाप ने खरीद के मोबाइल दे दिया, खुद कर दिया, ऐसा करो, इसके थोड़े से सोशल इवेंट्स मुझे लगता है कुछ सामाजिक बुराइयां आने वाले समय में आएंगी, तो हम टीचर्स को प्रिपेयर रहना चाहिए कि उस समय बच्चों को हम कैसे टैकल करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन को कैसा लेते हैं आप? ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस हैं, तो ऑफलाइन को बेटर मानते हैं या ऑनलाइन ठीक है? बेटा ऑफलाइन का तो कोई जवाब ही नहीं होता। ऑफलाइन में जब हम जाते हैं तो पढ़ा रहे हैं तो इसकी शक्ल, उसकी शक्ल, सबकी शक्ल हमको दिखती है और वो हमारी एनर्जी होती है, वो शिक्षक की एनर्जी होती है। कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो अरे तू समझ नहीं रहा है, जैसे बच्चे को पढ़ा रहा था, जैसे मैं तो समझ रहा हूं, मैंने कहा तू मुझको देख रहा है, समझ नहीं रहा है। ये सब चीजें पकड़ लेते हैं हम लोग क्लास में, क्योंकि मेरे को 39 साल हो गए, तो तुमको भी इतना लंबा अरसा हो गया, तो ऑब्जर्वेशन तगड़ा हो चुका है हमारा। ऑनलाइन में ये दिक्कत आती है, पर्सनल टैकलिंग हम बच्चों के साथ नहीं कर पाते। जैसे कोई बच्चा भटक रहा है, कोई शैतान बच्चा है, किसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऑफलाइन में वो चीजें पकड़ लेते थे, ऑनलाइन में वो चीजें नहीं पकड़ रहे। लेकिन आने वाला समय बैलेंस करने का है, तो मेरा ऐसा मानना है 80% ऑफलाइन, 20% ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी बन जाए, और जो एक शिक्षक जो संस्कार देता है, जैसे संतोष राय को शर्मा सर ने कुछ दिया, कल्याण कॉलेज ने कुछ दिया, मुझे मेहरुद्रा साहब इनकम टैक्स में पढ़ाते थे, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। मैं बस जाते जाते बोल देता हूँ, जब मैं 82 में टीचर बना तो मैं उनके दर्शन करने गया जिनका इनकम टैक्स पढ़ाते हैं। मैंने कहा सर ऐसा बन गया हूँ, 87 में वो रिटायर हो गए थे, तो मैंने कैसे टीचर बनना चाहते हो? क्या नहीं, मैं पढ़ाने के 2-3 महीने बाद गया, तो मैंने कहा सर 4-5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ आप जैसा पढ़ाऊँ सर। तो मुझे बोले बेटा ऐसा गलती कभी मत करना, अपने जैसा पढ़ाना, बोले मेरे जैसा मत पढ़ाना, तो पूरी जिंदगी तो मेरी नकल में बिता दोगे, बोले तो कभी अपने जैसे नहीं बन पाओगे। तो वही चीज मैं बच्चों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑफलाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपने जैसा बनना है, मेरे जैसा नहीं बनना है। सब अपने अपने तरह से अलग है, तुम अलग हो, बच्ची अलग है, सब अलग है, तो कहाँ मेरे जैसा बिल्कुल अलग बात है। ये है हमारे पीएस शर्मा सर, सबको ये कह रहे हैं ओरिजिनल कॉपी बनो, फोटो कॉपी नहीं, अपने जैसा बनो, फोटो कॉपी नहीं बनना है। और ये बातों को यूथ बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। मैं शर्मा सर आपने समय दिया, मेरे एक बार बुलाने पे आप यहाँ आए, प्रणाम। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ में, तब तक अलविदा, नमस्कार। मैं तो हमेशा इंतजार करता हूँ संतोष बुलाता रहे मुझको।